प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीए पार्ट द्वितीय में प्रथम प्रश्न पत्र जो कि माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी या व्यष्टि अर्थशास्त्र है के अंतर्गत यूनिट बी में समुत्पाद वक्र यानी आइसोक्वांट्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको शब्द से ही प्रतीत होगा कि सम उत्पाद वक्र यानी ऐसा वक्र जहाँ पर उत्पादन समान बना रहता है वह वक्र समुत्पाद वक्र कहलाएगा। देखते हैं अर्थ किस प्रकार है। समुत्पाद वक्र दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिसका उपयोग करके एक फर्म एक वस्तु की समान मात्राएं उत्पादित कर सकता है। समुत्पाद वक्र को उत्पादन अनधिमान वक्र या समान उत्पादन वक्र भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर भूमि और पूंजी की या भूमि और श्रम की विभिन्न मात्राएं लेकर यदि आप 100 इकाई उत्पादन करते हैं तो समुत्पाद वक्र 100 इकाई के लिए कहलाएगा और उसमें भूमि पूंजी और श्रम या कोई से भी दो साधन की अलग अलग मात्राएं प्रदर्शित हो जाएंगी। यहाँ हम एक चित्र के माध्यम से यह समझ लेते हैं कि ऐसा किस प्रकार होता है। यहाँ आप सबसे पहले देखें, यदि आप इसमें देख पा रहे हो कि बिंदु ए जो है हमने बनाया हुआ है चित्र के अंतर्गत। ये देखिए कि यह बिंदु ए है और बिंदु ए में 2 और 16 के पास एक संयोग है। 16 के पास 17 एक संयोग है जिसमें देखें पूंजी की 17 इकाइयाँ हैं और श्रम की 2 इकाइयाँ हैं जिससे वक्र स्टार्ट होता है। उसके बाद दूसरा बिंदु बी है जो 11 और 3 पर है। दूसरा जो बिंदु है वह 11 यानी 12 से कम पर 11 और इधर 3 पर है। 2 और 4 के बीच में 3 आएगा। इस तरह से हमें बी बिंदु प्राप्त होता है, फिर सी प्राप्त होता है, फिर डी प्राप्त होता है और फिर ई बिंदु प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि पूंजी और श्रम की मात्रा में किस प्रकार परिवर्तन होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ए बिंदु पर पूंजी 17 है और श्रम 2 है। उसके बाद बी बिंदु पर पूंजी कम होकर 17 से 11 हो जाती है यानी कि 6 का अंतर हो जाता है या 6 बिंदु कम हो जाती है, जबकि श्रम 2 बिंदु से 3 बिंदु यानी 1 इकाई बढ़ जाता है एक्स अक्ष पर। आगे देखते हैं, सी बिंदु पर पूंजी की मात्रा 8 है तो जो बी बिंदु से 11 से घटकर 8 हो गई है यानी 3 बिंदु कम हो गई है और श्रम की मात्रा 1 बढ़ गई है यानी 3 से 4 हो गई है। अब तीसरे कॉलम में जाएं, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले पूंजी 6 कम हुई, फिर 3 कम हुई, फिर 3 कम हुई और श्रम की मात्रा है वो लगातार एक एक करके बढ़ रही है। अब हम देखते हैं डी बिंदु पर 8 से 5 यानी 3 का अंतर आ गया है और डी से ई बिंदु पर पूंजी में 5 से 3 का यानी 2 का अंतर आ गया है और श्रम में यह परिवर्तन आप देखेंगे। अंतर डी बिंदु पर 6 है, फिर ई बिंदु पर 9 हो गया, फिर एफ बिंदु पर 13 हो गया। यानी कि अंतर देखें, डी बिंदु में श्रम का अंतर 2 का आया, ई बिंदु पर 3 का आया और एफ पर ये देखिए आप 4 का अंतर आया यानी कि 8 से 12 अंतर हो गया। डी पर 6 से 9 का 3 का अंतर हो गया। 4 से 6 का अंतर सी और डी के बीच में हुआ। इस प्रकार यह अंतर श्रम में बढ़ता जा रहा है और पूंजी में कम होता जा रहा है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है जब उत्पादन के साधनों में प्रतिस्थापन होता है यानी कि दो उत्पादन के साधनों में अंतर आता है या एक साधन को कम करके दूसरे साधन को बढ़ाते हैं तो उत्पादन प्रक्रिया में एक शब्द जुड़ जाता है जिसको तकनीकी प्रतिस्थापन कहते हैं।
जब हम उपभोक्ता वस्तुओं की बात करते हैं, यानी कि उपयोग के लिए या उपभोक्ता के बारे में बात करते हैं, जैसे कि वो चाय और कॉफ़ी के बीच में यदि प्रतिस्थापन कर रहा हो या गुड़ और चीनी के बीच में प्रतिस्थापन कर रहा हो, तो वहाँ प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है। सिर्फ प्रतिस्थापन शब्द इस्तेमाल होता है, लेकिन जब आप उत्पादन प्रक्रिया में आते हैं और उत्पादन के साधनों में प्रतिस्थापन करते हैं, तो वहाँ तकनीकी शब्द जुड़ जाता है। यह एक प्रमुख अंतर है जो आमतौर पे साक्षात्कार के दौरान भी विद्यार्थियों से पूछ लिया जाता है कि उत्पादन प्रक्रिया में प्रतिस्थापन और उपभोग प्रक्रिया में प्रतिस्थापन में क्या अंतर है। तो यह अंतर तकनीकी शब्द प्रयोग करने का है। इसके अलावा बनने वाला वक्र और अन्य बातें समान रहती हैं। इसे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एल फॉर सी, एल को एक्स अक्ष पर लिया हुआ है लेबर, सी को कैपिटल यानी सी पर वाई अक्ष पर लिया गया है। इसको हम बढ़ते हुए क्रम में देखते हैं। पहले श्रम की एक इकाई के लिए 6 पूंजी प्रतिस्थापित होती है, फिर अतिरिक्त दूसरी श्रम इकाई के लिए 3 पूंजी प्रतिस्थापित होती है, फिर तीसरी श्रम इकाई के लिए 1.5 प्रतिस्थापित होती है, चौथी श्रम इकाई के लिए 0.67 और पांचवी के लिए 0.25। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो समोत्पाद वक्र में सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर होती है वह घटती हुई होती है, और इस घटती हुई दर के कारण ही समोत्पाद वक्र मूल बिंदु की तरफ उन्नतोदर होता है, जो कि अनादिमान वक्र की तरह होता है, और इसका आकार आयताकार हाइपरबोला की तरह पाया जाता है। अब हम देखते हैं समोत्पाद वक्र की विशेषताएं। समोत्पाद वक्र दाएं से नीचे की ओर झुका हुआ होता है, यानी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नीचे की ओर आता हुआ होता है। यह मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, जैसा कि अभी हमने चित्र में देखा, और दो समोत्पाद वक्र एक दूसरे को काटते नहीं है। यहाँ दो पूर्णतः स्थानापन्न और पूर्णतः पूरक वस्तुओं के दो चित्र बने हुए हैं। यहाँ समोत्पाद वक्र बने हुए हैं। पूर्णतः स्थानापन्न वस्तुएं वे होती हैं जो पूर्ण रूप से एक दूसरे से स्थानापन्न हो जाती हैं, और उनमें प्रतिस्थापन की जो तकनीकी प्रतिस्थापन की जो दर है वह घटती हुई नहीं होती है, और साधन x और साधन y के बीच में आप पूर्ण रूप से समायोजन कर लेते हैं, जिसके कारण कोई अंतर नहीं आता है, और ये इसकी वजह से ये सरल रेखीय होते हैं, ना कि मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर। इसके पूर्णतया विपरीत जो पूरक वस्तुएं होती हैं उनको एक निश्चित अनुपात में ही प्रयोग किया जाता है, और इस अनुपात के कारण समान अनुपात के कारण उनका जो अनुपात नहीं बदलने की वजह से उनके जो वक्र होते हैं वह चित्र के अनुसार समकोणीय होते हैं, और उनको मिलाने वाली एक रेखा से प्रदर्शित होते हैं। जैसे कि एक लेफ्ट पैर का जूता और राइट पैर का जो जूता होगा वो एक अनुपात में अलग अलग खरीदेंगे, तो उन दोनों का अनुपात बराबर रहेगा। इस वजह से उनका जो वक्र इस प्रकार होगा। ये चित्र भी आमतौर पर दिखाकर पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से पूरक वस्तु का चित्र कौन सा है और स्थानापन्न वस्तु का चित्र कौन सा है। आशा है समोत्पाद वक्र के बारे में ये सामान्य जानकारी आपको पसंद आई हो, आपको रुचिकर लगी होगी। बीए स्तर की परीक्षाओं में समोत्पाद वक्र को लेकर 100 शब्दों तक के प्रश्न बन जाते हैं, जिसमें यदि 2 अंक का प्रश्न होगा तो पूछ लिया जाएगा समोत्पाद वक्र किसे कहते हैं, और यदि ये 100 नंबर का प्रश्न होगा तो इसमें पूछा जा सकता है समोत्पाद वक्र क्या होते हैं, इनके गुणों को समझाइए, और उदाहरण देकर समोत्पाद वक्रों को में सीमांत प्रतिस्थापन की दर का विश्लेषण कीजिए।
आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हम उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित किसी अन्य वीडियो के बारे में फिर से चर्चा करेंगे।